गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। क्लियर? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन फॉर्मूला और न्यूटन फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ थी, तो उसके बाद में लाप्लास करेक्शन आया और लाप्लास करेक्शन के बाद में ध्वनि का वेग आया v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, जहाँ पी गैसीय माध्यम का दाब है, रो गैसीय माध्यम का घनत्व है और गामा उस गैस में ऊष्माधारिताओं का अनुपात है उस गैस पर्टिकुलर गैस के लिए। ठीक है, तो वायु के लिए ये अनुपात 1.4 था। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है वो ध्वनि के वेग की इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग किसी आदर्श गैस समीकरण के बारे में अगर बात करें तो किसी आदर्श गैस समीकरण से हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू, हम जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है। क्लियर? तो यहां से PV इज इक्वल टू n है मोलों की संख्या, जो कि होता है कुल द्रव्यमान बटा मोलिकुलर मास इनटू RT। ठीक है, V को इधर मैं भेजता हूं तो यहां से इसको लिख सकता हूं P इज इक्वल टू M अपॉन V इंटू RT अपॉन MA। M अपॉन V घनत्व हो जाएगा, तो यहां से P इज इक्वल टू रो RT अपॉन MA। और यहां मुझे चाहिए P अपॉन रो, तो रो इधर बटे में ले आऊं तो फाइनली मेरे पास ये आ जाएगा P अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन MA। तो मैं यहां पे अंततः ये कह सकता हूं कि किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा और उसके बाद में P अपॉन रो की जगह RT अपॉन MA, RT अपॉन MA। ये किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि के वेग का व्यंजक बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर है जो इस वेग को प्रभावित कर रहे हैं। ताप है, अणुभार है, इसके अलावा दाब किस प्रकार से प्रभावित करेगा उसके बारे में बात करेंगे, और वायु में नमी वगैरह वो कैसे इसको प्रभावित करेगी उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग आगे के यस तो ये ध्वनि के वेग का सूत्र है और हम पहला पढ़ रहे हैं ताप का प्रभाव। ठीक है, कि किस प्रकार से माध्यम का जो टेम्परेचर है वो ध्वनि के वेग को प्रभावित करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट लें और ताप का अगर प्रभाव देखें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ध्वनि का वेग समानुपाती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ताप के वर्गमूल के समानुपाती है ध्वनि का वेग। ठीक है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि किसी T1 टेम्परेचर पर वेलोसिटी V1 है और T2 टेम्परेचर वेलोसिटी V2 है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि V1 अपॉन V2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। तो मुझे फर्स्ट टेम्परेचर पर वेलोसिटी V1 पता है और किसी सेकंड टेम्परेचर पर वेलोसिटी अगर मेरे को पूछिए तो मैं उस वेलोसिटी V2 का जो व्यंजक है वो निकाल सकता हूँ। V2 इज इक्वल टू, इसको उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। क्लियर? ये आपकी वेलोसिटी आएगी किसी अन्य टेम्परेचर पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमें जैसे मान लो NTP पर हमें वेलोसिटी पता होती है, तो हम लोग देखते हैं, इधर देखें कि NTP पर NTP या STP कहते हैं, STP पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी टेम्परेचर पहला T1 मेरा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको मैं कह सकता हूँ 273 केल्विन। ठीक है, इस पर मेरे पास वेलोसिटी है ध्वनि की, वो है अप्रॉक्स 330 मीटर पर सेकेंड NTP पर। और अब हम लोगों को किसी T2 टेम्परेचर पर वेलोसिटी पूछी जाती है। मेरे को जो टेम्परेचर है T2 दैट इज किसी T डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछी जाए, या इसको मैं कहूँ
T प्लस 273 केल्विन पर अगर आपको पूछा जाए, इस समय आपके पूछा जाए कि ध्वनि का वेग कितना होगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो V2 इज इक्वल टू, यहाँ से इस फॉर्मूले से V2 इज इक्वल टू V1 कितना है 330 अंडर रूट T2 T प्लस 273, कैलकुलेशन में हमेशा केल्विन में लिया जाएगा, अपॉन T1 273, एंड इट विल बी रिटन एज 330 ब्रैकेट 273 बटा 273 1 प्लस T बटा 273, और इसका अंडर रूट मीन्स पावर 1/2। वी नो दैट दिस इज x और 1 प्लस x की पावर n, और अगर x इज वेरी वेरी लेस देन, हम लोग जानते हैं, यहां एक अलग से मैं लिखता हूं, हम जानते हैं वन प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स। कब होता है? जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। ये द्विपद प्रमेय विस्तार है। तो यहां पे t अपॉन 273, t की वैल्यू 10, 20, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, t की वैल्यू यहां डिग्री सेंटीग्रेड में होगी, तो t अपॉन 273 यानी 20 अपॉन 273, 50 अपॉन 273, ये 1 की तुलना में बहुत छोटे हैं। और अगर ये 1 की तुलना में बहुत छोटे हैं, तो फिर यहाँ पे द्विपद विस्तार अगर मैं लगा दूं, तो V2 इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 330 और 1 प्लस, ये 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 T प्लस 273। क्लियर? और यहां से फाइनली जो वेलोसिटी आएगी वो V2 इज इक्वल टू 330 प्लस 330 बटा 2 इंटू 273 इंटू T, और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद में ये आपका आएगा 330 प्लस 0.61 T। ये फाइनली किसी T डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग का सूत्र आया। और हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर में 1 डिग्री इंक्रीमेंट होगा तो लगभग 0.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, ये अल्प तापों के लिए फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जैसे मान लो ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 मीटर पर सेकंड इसका वेग है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इतना वेलोसिटी ऐड होता जाएगा, ध्वनि का वेग बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो ये पहला प्रभाव हुआ ताप का प्रभाव, ठीक है। यस, दूसरा फैक्टर हम लोग बात करें अणुभार का प्रभाव। अणुभार का प्रभाव, तो अणुभार का प्रभाव, अणुभार फॉर्मूले में अगर अपन देखें, गामा कांस्टेंट रहे, आर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे, तो वेलोसिटी है वो व्युत्क्रमानुपाती आती है अंडर रूट ऑफ ma के, ठीक है। इस प्रकार से ये अणुभार पे डिपेंड करती है, किसी गैस के अणुभार पे ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग अलग होगा, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग अलग होगा, नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग अलग होगा, इस प्रकार से। अगर मैं थर्ड की बात करूं, तीसरा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, अगर मैं दाब के प्रभाव की बात करूं तो इस फॉर्मूले में दाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब दाब पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूं, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा P अपॉन रो, यहां पे मुझे लग रहा है कि वेलोसिटी है वो दाब के समानुपाती आती है। लेकिन आप ध्यान दें कि अगर मान लो आपके पास कोई गैसीय माध्यम है, यहाँ पे कुछ गैस है, इसका घनत्व रो है और ये इसमें ऐसे भरी हुई इसका दाब P है। अब मैं अगर इस गैस का दाब बढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली गैस के अणु पास आएंगे और उसी अनुपात में घनत्व बढ़ेगा।
तो डेफिनेटली दाब और घनत्व का सेम अनुपात आएगा, और इस वजह से इस फॉर्मूले में ये न तो दाब पे डिपेंड कर रहा है न घनत्व पे डिपेंड करता है। इसका मतलब दाब और घनत्व समानुपाती बढ़ेगा, समानुपाती घटेगा, तो इसका मतलब वस्तु ध्वनि का वेग दाब से अप्रभावित रहता है, दाब से अप्रभावित रहता है। क्लियर? ये तीसरा फैक्टर हो गया। अब मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ फैक्टर की, तो फोर्थ फैक्टर कहता है आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव, या मैं कह दूं नमी का प्रभाव। नमी, देखें हम लोग देखते हैं, एक मेरे पास जैसे वायु है, वायु में अपन बात कर रहे हैं, और एक मेरे पास शुष्क वायु है, और एक मेरे पास नम वायु है, नमी युक्त वायु। शुष्क वायु का अणुभार अप्रोक्सीमेटली 29 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ शुष्क वायु में 29 AMU द्रव्यमान वाले Na कण होते हैं, इतने द्रव्यमान वाले Na कण होते हैं। और नम वायु में वायु प्लस वाटर ड्रॉपलेट होती है। वायु के एक कण का भार 29 AMU है और वाटर के एक कण का भार 18 AMU है। पिछली बार जब वायु शुष्क थी तो सारे के सारे पार्टिकल 29 AMU भार वाले थे। एक पार्टिकल का भार 29 AMU और Na पार्टिकल का भार 29 ग्राम है। ठीक है, तो पिछली बार सारे के सारे शुष्क वायु में सारे पार्टिकल 29 के हैं, और इस बार Na में कुछ पार्टिकल 29 के हैं और कुछ पार्टिकल 18 के हैं। मतलब 18 वाले पार्टिकल, अच्छा एक बात बताइए, एक मोल में पार्टिकल तो Na होने हैं। मोल भार को व्यक्त नहीं कर रहा, मोल व्यक्त करता है कणों की संख्या को। मोल एक नंबर है। तो पिछली बार 29 AMU वाले पार्टिकल्स के Na नंबर 1 मोल थे, और इस बार 18 ग्राम या 18 AMU वाले पार्टिकल इसमें ऐड हुए। तो 18 AMU वाला पार्टिकल अगर ऐड होगा तो 29 वाले को रिप्लेस करेगा, क्योंकि सारे पार्टिकल तो Na है। ठीक है, तो Na में से 18 वाला ऐड होकर के 29 वाले को रिप्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शुष्क वायु का अणुभार जिसमें सारे 29 वाले पार्टिकल है, और नम वायु का अणुभार जिसमें कुछ 29 के और कुछ 18 वाले पार्टिकल है। इसका मतलब M शुष्क ज्यादा होगा M नम से, और M शुष्क ज्यादा होगा M नम से। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अणुभार पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। अगर अणुभार नमी बढ़ने पर, नमी बढ़ी है, वाटर ऐड हुआ है, अगर नमी बढ़ी है तो नमी बढ़ने पर अणुभार घटेगा, और अगर अणुभार घटेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि नमी के साथ वायु में नमी के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि धूप में या शुष्क डे में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ज़्यादा समय लेती है, और वही अगर मान लो सुबह सुबह का टाइम है, बारिश का मौसम है, पूरा वातावरण नम है, तो आवाज़ है वो ज़्यादा दूरी पर कम समय में पहुंच जाती है, स्पीड ज़्यादा प्राप्त होती है उसका। ठीक है, अणुभार घटेगा, स्पीड बढ़ेगी, तो नमी के कारण ध्वनि का वेग बढ़ता है। यस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, नॉर्मल तरंगों का व्यतिकरण पढ़ा था हम लोगों ने।
किसी भी तरंग के लिए नहीं पढ़ा था। सामान्य व्यतिकरण की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब दो या दो से अधिक तरंग है एक ही दिशा में संचरित होती हुई, कला संबंध तरंग है, एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग के आयाम और तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक है, अगर संपोषी व्यतिकरण होगा तो परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ी हुई प्राप्त होगी, और अगर विनाशी व्यतिकरण होगा तो परिणामी तरंग की तीव्रता घटी हुई प्राप्त होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर दो कला संबंध स्रोत दोनों की तरंगें, दोनों की तीव्रता अगर आई नॉट है, तो व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी जो तीव्रता होगी वो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 5 उनके मध्य कलांतर होगा उन तरंगों के मध्य। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो ध्वनि स्रोत है, दो ध्वनि स्रोत एक लाइन में रखे हुए हैं, दोनों ही कला संबंध है, दोनों ही तीव्रता, दोनों की तीव्रता I0 है, बिल्कुल दोनों ही आइडेंटिकल है। अब यहाँ से ध्वनि स्रोतों को मिलाने वाली रेखा से d दूरी पर एक पर्दा है और वो स्रोतों को मिलाने वाली लाइन के समानांतर रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों स्रोतों के मध्य दूरी d है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पर्दा है या दीवार है, इस दीवार के ऊपर इधर से दोनों स्रोतों से आने वाली ध्वनि तरंग है, इधर इससे सेपरेट ध्वनि तरंग आएगी, इससे सेपरेट ध्वनि तरंग आएगी, दोनों से आने वाली ध्वनि तरंगें यहाँ पे परस्पर अध्यारोपित होगी और अध्यारोपण से उनमें संपोषी या विनाशी व्यतिकरण कुछ होगा। ठीक है, अगर संपोषी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता बढ़ेगी और विनाशी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता घटेगी। तो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता दोनों की ऐड होकर के बढ़ जाएगी और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता 0 होकर के घट जाएगी। अगर एक किसी ध्वनि तरंग की तीव्रता, देखिए ध्वनि तरंग की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, देखिए अगर ध्वनि तरंग की तीव्रता ज्यादा है तो तीव्रता ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी जो साउंड है या आवाज है, लाउडनेस है, आवाज कहें या लाउडनेस, वो ज्यादा होगी। अगर किसी ध्वनि तरंग की तीव्रता ज्यादा है तो आवाज तेज सुनाई देगा, जोर से आवाज सुनाई देगा। ठीक है, एक होती है ध्वनि तरंग की आवृत्ति। देखिए तीव्रता आवृत्ति दो वर्ड होते हैं किसी भी ध्वनि के लिए। एक होती है आवृत्ति, अगर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम है या ज्यादा है तो वो डिसाइड करता है इसकी तीक्ष्णता। कि वो जो ध्वनि है वो तीखी सुनाई दे रही है या मोटी सुनाई दे रही है। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो ध्वनि है वो तीखी या पतली सुनाई देगी, आवृत्ति ज्यादा है तो, और अगर आवृत्ति कम है तो साउंड है वो मोटी सुनाई देगी। जैसे लड़कियों की ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो गर्ल्स की जो आवाज है वो कंपैरेटिवली पतली होती है, और जेंट्स के साउंड की जो आवृत्ति है वो ज्यादा होती है, इसलिए जेंट्स की आवाज है वो कंपैरेटिवली मोटी होती है। ठीक है, पतली आवाज कानों में तीखी लगेगी और मोटी आवाज इतना कानों में इतना तीखा नहीं लगेगा, तीखापन उसका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई आवृत्ति से ध्वनि को कैसे पहचानेंगे या ध्वनि की आवाज सुन करके कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी आवृत्ति ज्यादा है किसकी आवृत्ति कम है। अगर ध्वनि तीखी सुनाई दे रही है, पतली सुनाई दे रही है, उसकी आवृत्ति ज्यादा है, मोटी सुनाई दे रही है उसकी आवृत्ति कम है, जोर से सुनाई दे रही है उसकी तीव्रता ज्यादा है और धीमी सुनाई दे रही है उसकी तीव्रता कम है। तो ये तीव्रता और आवृत्ति के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ किसी साउंड के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण हम लोग देखेंगे। ये दो स्रोत है, दोनों ही आइडेंटिकल यानी कला संबंध स्रोत है, और इधर से आने वाली इस पर्दे के ऊपर जो तरंग है वो आपस में अध्यारोपित होगी, तो समान कला में विपरीत कला में ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से आने वाली तरंग और यहां से आने वाली तरंग एकदम आइडेंटिकल पाथ तय करके आ रही है। जितने पथ की लंबाई इसकी है उतनी ही पथ की लंबाई इसकी है, तो यहां पे जो पथांतर होगा वो डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा। पथांतर 0 है तो कलांतर भी 0 है, और उस हिसाब से यहां कलांतर 0 हो तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और इस जगह जो तीव्रता प्राप्त होगी वो I इज इक्वल टू 4I0 प्राप्त होगी, और इसको हम लोग यहां पे कहेंगे उच्चिष्ट, यानी तेज साउंड सुनाई देगा, ऊंची साउंड सुनाई देगी, ये उच्चिष्ट है। यहां पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहां संपोषी व्यतिकरण हुआ है। अब मैं यहां से जैसे ही ऊपर जाऊंगा तो ये वाला पाथ छोटा होगा, ये वाला पाथ लंबा होगा। तो पहले दोनों के बीच में पथांतर 0 था, और 0 से पथांतर बढ़ता 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 0 से बढ़ा और बढ़ता बढ़ता मान लो
λ/4 हुआ, λ/4 पे कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद में आगे जैसे ही गया तो यहाँ पे पथांतर हुआ λ/2, और ऐसे इतना ही नीचे आऊंगा तो इन दोनों तरंगों के मार्गों के बीच में एक का मार्ग दूसरे से जैसे ही λ/2 कम या ज्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि विनाशी व्यतिकरण होगा। पथांतर अगर 0 है तो संपोषी व्यतिकरण, और पथांतर अगर λ/2 है तो विनाशी व्यतिकरण होगा, और पथांतर λ/2 है तो कलांतर कितना होगा, π/2। ठीक है, कलांतर होगा पाई, और पाई से यहाँ π/2 cos 90 0 विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो तीव्रता आएगी वो तीव्रता I = 0 आएगी, और इस प्रकार इधर भी तीव्रता I = 0 आएगी। ये इस उच्चिष्ट के दोनों, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, ये सेंट्रल है, केंद्रीय, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, और केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ पहला निम्निष्ठ, फर्स्ट निम्निष्ठ या प्रथम निम्निष्ठ, और ये इधर की तरफ नीचे की तरफ फर्स्ट मिनिमा या प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, ऐसे ही और ऊपर जाएंगे तो पथांतर 0 से λ/2 हुआ, और λ/2 से फिर क्या होगा, लैम्डा, इधर भी लैम्डा हो जाएगा और इधर भी लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, जब पथांतर लैम्डा होगा तो पथांतर लैम्डा में कलांतर कितना होगा, 2π, यहाँ पे रखूंगा 2π, ये cos π की वैल्यू -1, ये स्क्वायर है तो ये प्लस कर देगा, फिर से संपोषी व्यतिकरण होगा, और तीव्रता I बराबर अगेन 4I0 प्राप्त होगी, और फिर इधर से वापस तीव्रता I बराबर अगेन 4I0 प्राप्त होगी। ये वाला फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा प्रथम उच्चिष्ट है, और ये नीचे की तरफ फर्स्ट मैक्सिमा है, प्रथम उच्चिष्ट है। तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ के बाद में फिर प्रथम उच्चिष्ट, फिर आगे एक और अगर अपन देखें तो यहां के बाद में जैसे ही लैम्डा के बाद में दूरी बढ़ करके ये वाली दूरी और बढ़ती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, तो ये जैसे ही पथांतर है 3 λ/2 होगा, डेड लैम्डा, तो ये नीचे भी इधर की तरफ वो वाली लंबी हो जाएगी, पथांतर Δx = 3 λ/2, लैम्डा के बाद में डेड लैम्डा, फिर से 3 λ/2 पर विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण में फिर से तीव्रता हम लोग क्या देखेंगे, I अगेन क्या होगा 0, और इधर भी I अगेन क्या होगा 0, साउंड बिल्कुल मिनिमम सुनाई देगा या सुनाई ही नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जहाँ तीव्रता 0 है वहाँ निम्निष्ठ है, और जहाँ तीव्रता मैक्सिमम है वहाँ उच्चिष्ट है। तो ये प्रथम उच्चिष्ट के बाद में ये हुआ सेकंड मिनिमा, द्वितीय उच्चिष्ट, और इस प्रकार नीचे की तरफ भी ये सेकंड मिनिमा, द्वितीय उच्चिष्ट, और इस प्रकार से ये आगे क्रमागत एक उच्चिष्ट, एक निम्निष्ठ, एक उच्चिष्ट, एक निम्निष्ठ, एक उच्चिष्ट, एक निम्निष्ठ, ऐसे बनते जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग इसमें आगे और डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये यहां से y दूरी पर, यहां से ये y दूरी, ये लैम्डा 2 लैम्डा ये वाली दूरी नहीं है, ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये λ/2, ये तो इन पथों के मध्य अंतर है। जैसे ये λ/2 है, इस पथ की लंबाई और इस पथ की लंबाई में अंतर, जबकि ये y दूरी इस पर्दे पर दूरी है। यहां y दूरी पर क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा तो कौन सा उच्चिष्ट बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा तो कौन सा निम्निष्ठ बनेगा, ये डिसाइड करेगा या ये डिफाइन होगा इन दोनों के मध्य, ये इस तरंग और इस तरंग के मध्य पथांतर कितना है इस बात पे। ठीक है, तो ये यहां से y दूरी है, और इसको मैं अगर इस पॉइंट से मिलाऊं o डैश से, तो ये पॉइंट P यहां से थीटा एंगल पर है। क्लियर? और अब ये काफी लंबी दूरी है, तो लंबी दूरियों के लिए मैं हमें यहां से इस पे अगर लंब डालूं, ये इस नीचे वाले पाथ पर लंब है, और इस पे मैंने ये लंब डाला, तो आपको पता है ये जब ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ये लंबी दूरियां हैं, लंबी दूरियों के लिए ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये यहां से ऐसे एक अगर मैं वृत्त बनाऊं, तो ये वाला लंब इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, और ये इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। इसका मतलब ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी समान है। ये एंगल लगभग 90, ये एंगल भी लगभग 90,
तो इसके सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा लगभग लगभग इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दूरियां इक्वल है, तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी इन तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा को व्यक्त करेगी। डेल्टा एक्स लिख दूं मैं इसको, पथांतर को व्यक्त करेगी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये रेखा और ये रेखा लगभग सेम सी है। ये इसका क्षैतिज रेखा है। अगर ये वाली रेखा क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है तो डेफिनेटली ये वाली रेखा भी क्षैतिज से थीटा कोण ही बनाएगी। अगर ये थीटा कोण बना रही है तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा, ये कोण 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कोण अगेन थीटा होगा। क्लियर? अब ये कोण थीटा है, ये कोण 90। अब इस समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज ए बी और लंब जहां डाला वो पॉइंट है एन, तो समकोण त्रिभुज ए बी एन से, समकोण त्रिभुज ए बी एन में थीटा के सामने बी एन लंब है, बी एन बट्टा ए बी कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा। लंब क्या है मेरे पास? डेल्टा एक्स, पथांतर ये इस तरंग और इस तरंग के बीच में ये इतना एक्स्ट्रा है, तो ये पथांतर हो गया। तो डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, ये ए बी है जो दो स्रोतों के मध्य पार्थक्य है, इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां से अपन इसको आगे और एनालाइज करें तो ध्यान दें, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ डैश ओ पी, त्रिभुज ओ डैश ओ पी में टेन थीटा, ये थीटा तो ये लंब हो गया, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया y और आधार ये वाली दूरी कैपिटल D, तो लंब बटे आधार y अपॉन डी। और हम लोग जानते हैं ये पर्दा इससे काफी दूरी पर है, तो ये एंगल बहुत छोटा है, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा, टेन थीटा और ये सारे थीटा के बराबर होते हैं, तो यहां साइन थीटा और यहां टेन थीटा ये आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो यहां से वो जो पोजीशन है वाई, वो वाई पोजीशन आई है, वाई इज इक्वल टू कैपिटल डी इधर जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब इस पोजीशन वाई पर उच्चिष्ट बनेगा, निम्निष्ट बनेगा, कौन सा उच्चिष्ट बनेगा, कौन सा निम्निष्ट बनेगा, ये सब कुछ डिफाइन होगा डेल्टा एक्स की वजह से। डेल्टा एक्स पथांतर है और ये पथांतर डेल्टा एक्स पथांतर, और ये पथांतर डिसाइड करेगा कि बिंदु P पर क्या बनना है, उच्चिष्ट बनना है या निम्निष्ट बनना है, या कौन सा उच्चिष्ट, पहला उच्चिष्ट बनना है, दूसरा उच्चिष्ट बनना है, तीसरा उच्चिष्ट बनना है, क्या बनेगा, ये सब कुछ डिसाइड होगा डेल्टा एक्स की वजह से। तो हम लोग आगे देखते हैं कि पॉइंट P पर कौन सा उच्चिष्ट होगा तो कितनी दूरी होगी। यस, तो हम लोगों के पास ये जो पोजीशन आई थी y बराबर डेल्टा एक्स के रूप में, ये वाली। अब हम लोग बात करेंगे कि nवें उच्चिष्ट के लिए ये पोजीशन कौन सी होगी और nवें निम्निष्ट के लिए ये पोजीशन कौन सी होगी। तो ये पोजीशन डिफाइन करेगा पथांतर। तो देखिए, पहले हम लोगों ने देखा कि जीरो पथांतर पर केंद्रीय उच्चिष्ट था, पहला दूसरा तीसरा नहीं, केंद्रीय उच्चिष्ट, और फिर उसके बाद में λ/2 पर पहला निम्निष्ट और लैम्डा पर पहला उच्चिष्ट, फिर 3λ/2 पर दूसरा निम्निष्ट और 2λ पर दूसरा उच्चिष्ट, 3λ पर तीसरा उच्चिष्ट, 4λ पर चौथा उच्चिष्ट। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर
एन लैम्डा। देखिए लैम्डा की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 होगी तो पथांतर आएगा लैम्डा, और लैम्डा पर पहला उच्चिष्ट मिला था, पीछे वाला डायग्राम में आपने देखना, फर्स्ट मैक्सिमा। ऐसे ही इधर की तरफ डेल्टा एक्स, आपने क्या देखा कि फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाई 2 पर आया, फिर लैम्डा पर मैक्सिमा आया, और फिर सेकंड मिनिमा 3 लैम्डा बाई 2 पर आया, फिर थर्ड मिनिमा डेफिनेटली 5 लैम्डा बाई 2 पर आएगा। तो x की क्या वैल्यू रखें n के रूप में कि n बराबर 1 रखने पर ये आए, n बराबर 2 रखने पर ये आए, n बराबर 3 रखने पर ये आए। तो इसके लिए हम लोग इसमें 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, एक बार n बराबर 1 रख के देखो, 2 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, n बराबर 2 रख के देखो, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो 3 लैम्डा बाई 2, n बराबर 3 रख के देखो, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये n वे निम्निष्ट के लिए पथांतर है, और ये n वे उच्चिष्ट के लिए पथांतर है। ये वाले पथांतर की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं तो यहां से y इज इक्वल टू, ये y n वे उच्चिष्ट के लिए y इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d आएगा, और n वे निम्निष्ट की अगर स्थिति में देखूं तो y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 d अपॉन d। ये n वे निम्निष्ट की स्थिति है। तो अगर आपको यहां से पूछा जाए कि पांचवा निम्निष्ट यहां से कितनी दूरी पर रहेगा, तो यहां से जो दूरी है वो y, और 5 दूनी 10 माइनस 1 9 बाई 2 लैम्डा d अपॉन d, जहां लैम्डा इस ध्वनि का तरंग दे रहे हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंट मैक्सिमा और डिफरेंट मिनिमा की पोजीशन को व्यक्त करता है।